प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा सवाल है कि साधक के जीवन में अलग-अलग डर रहते हैं, तो क्या हर डर पे विजय पाना ज़रूरी है या डर को एक्सेप्ट कर दिया, एक्नॉलेज किया और मान लिया कि है, इतना काफ़ी है? डर बहुत सारे होते हैं। गौर से देखो पूरे जीवन को, तो ऐसा लगता है जैसे जीवन को डर संचालित कर रहा है। जीवन को संचालित करने वाली शक्ति जैसे डर है। ग्रीड एंड फियर सुना होगा ना, ये सबसे ज़्यादा जीवन को संचालित करने वाली चीज़ें हैं। तो डर तो जीवन में हर जगह है, कहाँ कहाँ नहीं है। पहली बात तो ये कि डर है, अस्तित्वगत रूप से डर है, मतलब जिसकी ज़रूरत है इसलिए है। लेकिन यह ज़रूरत से ज़्यादा है तब यह समस्या है। यदि वैसे भाषागत रूप से ऐसा लगता है, लेकिन गौर से देखा जाए तो एक लिमिट से ज़्यादा होने पर जो है डर डर है। अग्नि जल रही है, उसमें हाथ डालने से हाथ जल जाता है, तो एक इतना डर बना हुआ है कि उसमें हाथ नहीं डालना है। तो ये डर क्या बुरा डर है या इसे डर कहेंगे? एक गहराई से देखेंगे तो ये समझ है, अनुभव के आधार पर एक समझ है। तो पूरे शरीर को मैसेज दिया जा रहा है कि सावधान, उसमें वो तरंगे भेजी जा रही, सावधान, आग, पीछे हट जाओ, हाथ नहीं डालना, यह मैसेज दिया जा रहा है। तो यह जो एक किस्म की समझ है, ये डर तो है लेकिन एक किस्म की समझ है यह। अब यह ज़रूरत से ज़्यादा यदि होता है तो फिर अब कोई कहे कि नहीं, वो घर में दिया जलाते हो, दिया नहीं जलाना, घर जल सकता है। घर में दिया नहीं जलाना, ये माचिस की तीली नहीं जलाना, माचिस की तीली जलाओगे तो घर जल सकता है। जबकि बात रिलेवेंट है क्या? अब गैस लाइटर का उपयोग मत करना, फिर गैस जला और गैस यदि ज़्यादा भभक गया तो घर जल सकता है, इसलिए गैस नहीं जलाना, है ना। डर है, खतरा है, बाहर सड़क पे निकलोगे तो सावधानी से चलना चाहिए, तभी तो सावधानी से चलते हो ना। ट्रैफिक में चलते हो, सावधानी से चलते हो, क्यों चलते हो? क्योंकि डर है, इसलिए तो सावधानी से चलते हो ना। यदि वह डर ना हो तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगा, एक्सीडेंट कर गुजरोगे। और कोई एक व्यक्ति है जो ज़रूरत से ज़्यादा डरता है कि नहीं नहीं नहीं, वो जो है बाहर निकलना ही नहीं, बाहर निकलने रोज़ जो है प्रतिदिन हजारों लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। युद्ध में इतने लोग नहीं मरते जितने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। तो क्या करना है? बोले सड़क पे जाना ही नहीं है, निकलना ही नहीं है, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। घर से बाहर निकलना है रिस्क है, तो घर में ही रहना है, घर के बाहर जाना ही नहीं है, किसी वाहन पे कभी बैठना ही नहीं है, सड़क पे पैर डालना ही नहीं है। अब यह क्या है? यह बीमारी है। तो बुरा है डर, ऐसा नहीं है। एक हद तक जो है डर समझ है, और एक हद के बाद में वह मेंटल डिसऑर्डर है। तो हर ऐसा विकार जो है एक हद के बाद में मेंटल डिसऑर्डर बन जाता है ना। तो कहाँ पर वो मेंटल डिसऑर्डर बनता है, उसको पकड़ना होता है। विवेक तो यही है ना। अब डर बना हुआ है अस्तित्वगत रूप से, तो बुरा कैसे हो सकता है? बुरा हो सकता है क्या? उसका मिसयूज़ बुरा हो सकता है, उसका गलत यूज़ जो रॉन्ग यूज़ है वो, उससे प्रॉब्लम होगा। डर बुरा नहीं है, उसकी अति बुरी है। ऐसे ही लोभ बुरा नहीं है, उसकी अति बुरी है। हर चीज़ की अति बुरी है। अब किसी को ज़्यादा डर है, और यह तो सबको हो गया है। अब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ऐसी हैं, कुछ ऐसा है कि डर बहुत ज़्यादा हो गया। सबसे बड़ा डर ये है कि धन हमारे पास कम ना हो जाए। ख़ासतौर पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के साथ में ये ज़्यादा होता है कि धन की जो अर्निंग है वह सफिशिएंट होनी चाहिए, वह नियमित होनी चाहिए। कुछ ऐसी इनकम होनी चाहिए जो सिक्योर हो, गारंटेड हो कि वो आए ही आए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो थोड़ा सिक्योर महसूस करता है कि सैलरी तो आएगी। जिसके पास वो पुरानी वाली स्कीम है जिसमें पेंशन मिलेगी, यह मिलेगी, तो वो और सिक्योर है कि भाई रहे ना रहे परिवार को कुछ मिल जाएगा, मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, यह मिल जाएगी। तो जो है उसका डर कम है, लेकिन जिसके पास यह सिक्योरिटी नहीं है उसका डर ज़्यादा है। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं उनको भी डर रहता है कि कहीं कंपनी हमारी डूब न जाए, कहीं लॉस में न चल जाए, कुछ मेजर कुछ ना हो जाए, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं। तो ये वाला डर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये डर भी कहीं ना कहीं तो ज़रूरी है, क्योंकि
अब जो है जगत ऐसा हो गया है कि बगैर धन के आप कुछ कर नहीं पाते हैं। यदि आपके पास धन ना हो तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है ना। आज आप कहीं रह भी रहे हैं तो इनको रेंट देना पड़ता है। आप मार्केट से सामान ला रहे हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है। दूध ला रहे हैं उसको पैसा देना पड़ता है। लॉन्ड्री वाला आता है उसको पैसा देना पड़ता है। सबको पैसा तो सबको देने ही पड़ते हैं। तो ये धन है और इसकी उपयोगिता है तो फिर इसके बगैर जो है वो सुविधाएं छिन जाएंगी। सुविधाएं छिन जाएंगी तो भय होता है, स्वाभाविक है। तो भय किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक नहीं होना चाहिए। तो साधना में जो है वो जो अतिशय वाला भय है, उस भय अतिशय जो अति चीज़ है, साधना में अति को जो है मध्य में लाया जाता है। साधना का क्या अर्थ है? अति को मध्य में ले आना, साधना यही है। तो अति को मध्य में लेके आना है। तो साधना में गहरे जाओगे तो सारी अतियाँ जो मध्य में आ जाएंगी मध्य में आ जाएंगी तो वह एकदम बराबर हो जाएगा। वही जो है अपना विवेक हो जाएगा, विवेक जन्य स्थिति। साधना किसे कहते हैं? जो विवेक को जन्माती है, अर्थात जो है अतियों से मध्य में प्रतिष्ठित हो जाना। तो सारी साधना क्या है? मध्य में प्रतिष्ठित होने की है। अब कोई भय है तो उस भय से अब एक और साधना के अलावा क्या करें? पहली बात तो ये कि भय से भागना नहीं, भय को देखना है, भय को फेस करना है। फेस करेंगे तब पता चलेगा कि वो भय जितना हम उसके बारे में सोच रहे थे, विचार रहे थे, उतना बड़ा भय नहीं है। उसको मैग्नीफाई करके देख रहे थे। मन की क्या आदत होती है कि भय को मैग्नीफाई करके देखना, उसको बड़ा करके, कोई सी भी चीज़ को जनरली बड़ा करके बता देता है या कुछ चीज़ों को बहुत छोटा करके बता देता है। जैसा है जैसे को तैसा नहीं जानता। मन जो है सापेक्षिक सत्यों को जानता है। और सापेक्षिक सत्य क्या है? उसकी पूर्व धारणाओं के आधार पर जो निर्धारित होते हैं। अब पूर्व धारणाएं जो बोलेंगी वैसा हो जाता है, जबकि वास्तविक परिस्थितियां वैसी नहीं होती जैसा कि मन प्रोजेक्ट करता है। तो मन के प्रोजेक्शंस जो हैं वो प्रोजेक्शंस भी समझदारी वाले हो सकते हैं यदि हम विवेकजन्य रूप से कुछ चीज़ों को विचार करते हैं। तब वहाँ पर जो है वो समस्याओं को हम मैग्नीफाई करके नहीं देखते हैं, समस्याओं को जैसा का तैसा देखते हैं। तो परिस्थितियाँ जो है जैसी की तैसी दिखती हैं तो उतनी भयावह नहीं दिखती। भयावह का मतलब ही है कि उसको बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है ना। अब जैसे आपको ख्याल होगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, तो फिर अब वो जो समाचार और सब देख करके कैसा लगा? यूक्रेन बर्बाद हो गया, यूक्रेन में रहना मुश्किल है। वहाँ तो रात में कोई सोया है तो सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा उसका पता नहीं है, कब बम ब्लास्ट हो जाए, कब उड़ जाए, कब क्या हो जाए, है ना। उसी समय में यदि आप देखें तो कुछ यूट्यूब चैनल थे गाँव के कुछ लड़कियाँ जो हमारी रूरल लाइफ के वो चैनल और अपना जो है रोज़ बना के डालती थी, लाइव डालती थी। वो दिखाती थी हम खेती कर रहे हैं, हम ये खाना बना रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। युद्ध क्या हो रहा है? हाँ युद्ध चल रहा है, वो उधर कोने में कहीं बॉर्डर में युद्ध चल रहा है। हाँ कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई, उनको शिफ्ट होना पड़ा इधर। तो यहाँ पर तुमको क्या लगता है? बोले हमें तो बस हम भी समाचार में सुनते हैं कि युद्ध हो रहा है, हमें तो पता नहीं, हमें तो कोई आवाज़ें नहीं आती किसी बम की या उसकी। क्यों? बोले बम इतनी दूर फूटते हैं, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर कहीं फूटते होंगे, उसके हमें सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तो आवाज़ आएगी नहीं। हाँ कहीं युद्ध चल रहा है लेकिन हमें भी पता है, जैसे आप लोग समाचार में सुनते होंगे वैसे हम भी सुनते हैं कि हाँ युद्ध चल रहा है। तो युद्ध तो चल रहा है लेकिन क्या वो इतनी भयानक स्थिति है? यूक्रेन बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वहाँ के लोगों को देखो तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है। हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है, इतनी बात हुई। लेकिन अब वो कैसा दिखाया जा रहा है? भयावह, यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, यह हो रहा है ना। वो समस्या तो थी। अब ये समस्या ऐसी हुई कि अब से देश जो है कभी उभर नहीं पाएगा। वो देखो तो देश अब जो है नॉर्मल स्थिति में लगभग आ चुका है। थोड़ा बहुत वो रहेगा ही, जब वो लेक्स रहते हैं, कुछ पिछड़ापन आ गया, कुछ चीज़ें हो गई तो वो धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएंगी। लेकिन जीवन इतना कठिन नहीं हो गया है जितना कि बताया गया। तो ऐसा है जो बड़ा मैग्नीफाई कर करके बताया जाता है कि ऐसा हो जाएगा। आपने देखा नहीं, लोग डराया जाता है कि दुनिया नष्ट होने वाली है फलाने सन में, ढिकाने सन में। फिर अभी जैसे कुछ साल पहले 2012 में तो बड़ी ज़बरदस्त बात हुई थी ना, कितना भयंकर प्रचार था कि 2012 में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी।
और लोग जो है बिल्कुल डरे डरे जी रहे थे। कुछ सीधे साधे लोगों ने क्या किया कि अपना जो जमा धन था उसके बोले खूब खाओ पियो यार, दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। ऐसा स्काई लैब गिरने वाला था, ख्याल है आपको? बहुत सारे पुराने लोग को एक स्काई लैब करके एक सैटेलाइट था ना, सैटेलाइट का वो छोड़ने वाला वो रॉकेट बोलते हैं जनरल नॉर्मल भाषा में, जो भी बोलते होंगे। तो उसमें जो है वो अपना डाल करके भेजा जाता है, लॉन्चर, सैटेलाइट लॉन्चर हो जाता है, होता है ना। वो लॉन्चर था कि वो सैटेलाइट ही था? स्काई लैब था ना, हाँ सैटेलाइट था। तो सैटेलाइट गिरने वाला था उस, हाँ उस पर फिल्म भी आई थी कि वो गिरने वाला है। तो जो सैटेलाइट है, हाँ थोड़ा सैटेलाइट बड़े साइज़ का रहा होगा, क्योंकि अब सैटेलाइट तो बड़े साइज़ का इन द सेंस कितना होगा, एक बस की साइज़ का होगा, 2 बस की साइज़ का होगा, कितना बड़ा होगा? ज़्यादा ज़्यादा 10 बस की साइज़ का होगा, उतना भी नहीं होगा, 1-2 बस की साइज़ का होगा। तो अपना जो है, हमें ख्याल है हम छोटे छोटे हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जो है अड़ोस पूरा गांव जो है अपना सून सपाटा हो गया। और हमारे घर वालों ने भी हमें बोला कि चुपचाप चलो, दोपहर में सब लोग घरों के अंदर बंद हो गए, सारी दुकानें बंद थीं और घरों में सबको सुला दिया गया। खुद बोले सो जाओ, सुला दिया गया कि बाहर किसी चीज़ में मत पड़ो, किसी चक्कर में मत पड़ो, कुछ बातचीत नहीं करना, चुपचाप सो जाओ। तो सबको कहा गया कि सो जाओ। अब वो गिरने वाला था, अब वो गिर जाता बाय द वे, कहीं वो बाद में वैज्ञानिकों ने गिरा दिया समुद्र में, वो किसी देश में गिर जाता तो क्या वो देश खत्म हो जाता? एक बस की साइज का किसी देश पे गिरता तो कितना बड़ा नुकसान होता। और कौन से देश में गिरेगा ये भी पता नहीं था, धरती पे ही गिरेगा। तो अब जो है पूरे बाजार बंद, घरों में लोग बंद हो गए, डर के कारण, भय के कारण। ये भय कैसा भय था? इतना भय करने जैसा था? उस समय में तो ये बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों ने जो है अपना गांव में तो हमने बहुत देखा उस समय और सुना बाद में, लोगों ने अपनी जो जमा धन है पूंजी वो सब खर्च कर डाली। वो लोगों ने शराब, कुछ दिन पहले से ही शराब पीनी चालू कर दी, मौज मस्ती चालू कर दी, उल्टी सीधी चीज़ें खर्च करनी चालू कर दी और धन खूब खर्च किया। बोले मरना तो है ही, मरना ही तो है तो क्यों ना मौज मस्ती कर लो। तो अब इस भय के बारे में अब बात आ रही है। अब क्या सोचा जा सकता है बताइए? इस भय के बारे में क्या सोचा जा सकता है? क्या भय ऐसा करने जैसा था? भय को मैग्नीफाई किया गया ना, कितना मैग्नीफाई किया गया, जरूरत से ज़्यादा किया गया ना। वो गिर भी जाता, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे गिरती रहती, कई प्लेन क्रैश होके गिरते रहते शहरों में, वो प्लेन की साइज़ का ही तो रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कितने प्लेन गिरते हैं, और प्लेन गिरते हैं तो हमने तो ये देखा है कि उसमें 100 प्लेन गिरते हैं तो मुश्किल से 2-3 प्लेन ही ऐसी जगह गिरते हैं कि जहाँ पर किसी मनुष्य की हानि हुई हो। 96-97% तो ऐसे गिरते हैं कि थोड़ा बहुत किसी खेत खलियान में नुकसान हो गया, छोटा मोटा कुछ नुकसान हो गया, उससे ज़्यादा तो नुकसान होता नहीं है। तो इस प्रकार से जो मैग्नीफाई करके जो भय को बताया जाता है, ये मैग्नीफाई एक तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी करती हैं और मन उनमें मानने के लिए तैयार बैठा रहता है। मतलब मन को देखो, अपने मन के ढांचे को देखो, उस ढांचे को देखो जो कि इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार है। जो चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है चीज़ों को, उसके लिए वो तैयार है। मन जो है, मन का ढांचा उसके लिए तैयार है। ऐसी धारणाएं पहले से हैं जो तैयार है, मतलब वो धारणाएं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, वो धारणाएं पुष्ट हो जाएंगी। मतलब भयभीत होने में शायद कुछ आकर्षण है, ऐसा लगता है नहीं बड़ा भय है यह है, और आकर्षित भी होते हो। मामला क्या है? भयभीत होने में कहीं यह भी लगता है ना कि हाँ कुछ हो रहा है, जीवन में कुछ हलचल हो रही है, कुछ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे नहीं यह है फलाना है ठिकाना है। भयभीत होने से नए विषय मिलते हैं, मन को व्यस्त रहने का मौका मिलता है। भाई भय के कारण मन व्यस्त होता है ना। मन की व्यस्तताएं निकाल के देखो तो सही, मन की ज्यादातर व्यस्तताओं की जड़ में भय मिलेगा। मन जो है अमनी दशा में होना मुक्ति है ना। अमनी दशा में यदि प्रतिष्ठित हो गए तो मुक्ति है, और मन चलता रहा तो वह फसावट है। तो मन चलता है, उसके जो सबसे मूल कारण है वो भय है।
है ना। और भय के कारण ही तो लोभ होगा ना। यदि असुरक्षा है तो असुरक्षा के उपाय करोगे, लोभ करोगे, लोभ से है परिग्रह करोगे। परिग्रह क्यों करोगे? क्योंकि लोभ है। लोभ क्यों है? क्योंकि भय है। भय है कि यदि ऐसा हो गया तो परिग्रह नहीं करना चाहिए क्या? अरे एक लिमिट तक तो परिग्रह व्यवहारिक सत्य है, जहाँ तक उतना करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा परिग्रह करोगे तो वह समस्या है। आज के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स और व्यवस्थाएं और इन सब के हिसाब से जो इकोनॉमी की कंडीशन है, यह है, उसकी सामान्य समझ जरूरी है। तो उसके हिसाब से कुछ अपना पैसिव इनकम जरूरी है, आपके पास जो सुरक्षित इनकम जरूरी है। हम नहीं कहते कि जरूरी नहीं है, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। हम नहीं कहते कि यह कोई गलत परिग्रह है, वो सेविंग्स होनी चाहिए आपके पास में। वो बिजनेस हैं, ये हैं, वो हैं, उनको व्यवस्थाओं में होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद यदि आप भयभीत हैं तब तो दिक्कत है ना, कि आपके पास में कुछ पैसिव इनकम है, कुछ इनकम है, कुछ आपके पास सेविंग्स हैं और इन सबको आप मैनेज कर रहे हो और भय ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वहाँ पर अंदर आपने झांकना चाहिए कि इतने ज़्यादा भयभीत क्यों हो। तो मन जो व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, मन एक व्यस्तता है। वह व्यस्तता के पीछे में अधिकांश कारण भय के हैं, अधिकांश कारण भय के हैं। तो भय मतलब एक अच्छा टूल है ना, वही टूल है ना जो तुम्हारी फॉल्स बीइंग को जिंदा रखता है। क्योंकि अमनी दशा में तुम्हारी फॉल्स बीइंग गायब हो जाएगी। तुम अपने आप को जो मानते हो, जो होना मानते हो, उसको सहारा देने के लिए मन का सातत्य जरूरी है ना, कि मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ। कोई जोर से बोल रहा है, जानते नहीं मैं कौन हूँ, मतलब वो भयभीत है ना, तभी तो बोल रहा है ना। वह जो है अपने आप को जो स्थापित करना चाहता है, मैं ऐसा हूँ, और यह स्वीकार करो। और नहीं स्वीकार करोगे तो फिर मैं तो डर जाऊँगा, मैं तो हिल जाऊँगा। उसके लिए मैं या फिर संघर्ष करूँगा, लड़ाई करूँगा, क्रोध दिखाऊँगा। तो मूल में कारण क्या निकला? भय निकला ना। तो अपना घूम फिर के आओगे तो अंदर भय दिखेगा। भय के कारण बाकी विकार भी पैदा हो रहे हैं। तो भय का अर्थ है कौन सा भय? जहाँ पर वह अति में निकल रहा है। जो भय अति में जाता है वह अन्य विकारों को जन्म देता है। यह बात निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? भय जब भी अति में जाएगा तो अन्य विकारों को पुष्ट करेगा, अन्य विकारों को पुष्ट करेगा। तो भय को फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। फेस करो और साधना से विवेक पैदा होगा, समझ पैदा होगी, तो देख पाओगे कि क्या जरूरी है। और जीवन में उल्टे सीधे आकर्षण हैं तो ही भय को पैदा करेंगे। उल्टे सीधे आकर्षण है ना, कि इस प्रकार की लाइफ होनी चाहिए। कोई जरूरत से ज़्यादा दिखावा कर रहा है, अविवेकपूर्ण व्यक्ति है, तभी तो जरूरत से ज़्यादा दिखावा करेगा, जरूरत से ज़्यादा खर्च करेगा। अब किसी के पास बहुत अच्छी आमदनी है और उस हिसाब से उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, तो वह तो गलत नहीं है, क्योंकि अपनी आमदनी के हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। अब किसी की आमदनी कम है और उस आमदनी के बावजूद अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई मेंटेन कर रहा है, मतलब वो गलत काम कर रहा है। वह जो है अपनी सेविंग्स घटाएगा और धीरे धीरे कर्जे के चक्कर में चला जाएगा। वो कर्ज के चक्कर में भंवर जाल में फंस जाएगा ना, नहीं फंसेगा। तो फिर यहाँ पर क्या है? अविवेक है ना, सामान्य समझ की कमी कहलाई ना, व्यवहारिक समझ की कमी कहलाई। तो साधना होनी चाहिए, साधना से विवेक जागेगा, विवेक जागेगा तो एक सम्यकता आएगी और सहज और सरल जीवन होना चाहिए। अपनी आमदनी के हिसाब से वैसे निर्णय होने चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की आदतों से बचना चाहिए, है ना। अब जो है किसी व्यक्ति में कुछ व्यसन हैं, जो व्यसन बहुत खर्चीले हैं, और यह व्यसनों की खासियत क्या होती है कि वो खर्चीले व्यसन जो है दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। कोई भी आदतें, चाहे वो नशे पत्ते की हों, जुए सट्टे की हों, ये आदत कैसी होती है? बढ़ने वाली आदत होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक किस्म का एडवेंचर वाला कुछ पैदा होता है या कुछ अलग से कुछ चीज़ें पैदा होती हैं। तो वो अनुभव करने के लिए, उन संवेदनाओं को अनुभव करने के लिए वह उसको प्रयोग करता है। लेकिन यह ऐसी चीज़ है कि जिसकी आपको आदत हो गई, अब बात नहीं बनती, अब उसको आपको रेस करना, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जुआ सट्टा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, या नशा पत्ता जो है थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। नशा पत्ता जो है और बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करना पड़ेगा। तो
अपना जो है फिर ये कहाँ तक चला जाएगा, ये उस तक हद तक चला जाएगा जो आपकी सामाजिक जो परिस्थिति भूमिका है वहाँ भी डावाडोल कर देगा, आपके शरीर को भी डावाडोल कर देगा, मन को भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा व्यथित कर देगा, परिवार को व्यथित कर देगा, इकोनॉमिकल कंडीशंस को बिगाड़ देगा। और जो है इस प्रकार से एक व्यू हमने, एक चक्र हमने रच लिया अपने आप को परेशान करने के लिए। और इस परेशान करने में सब कुछ चला जाए लेकिन एक चीज़ मजबूत होती है, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, एक चीज़ जो है मजबूत हो जाएगी, वो क्या है? मन। सारी गड़बड़ियों में मजबूत कौन हो रहा है? मन। क्योंकि जितने ज़्यादा ये गड़बड़ियाँ होंगी मन उतना मजबूत होगा, मन उतना मजबूत होगा। तो भय जो है अंततः मन, भय की अति जो है मन को मजबूत करती है, अन्य विकारों को बढ़ावा देती है। तो भय क्या होगा? मन मजबूत होगा। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि अभय जो है बहुत ज़रूरी है। साधना को यदि अपनी पराकाष्ठा पर जाना है, साधना यदि फलित होगी तो वहाँ पर पहला साइन क्या होगा? अभय। भय जो है चला जाएगा। अभय अवस्था में साधना अपनी पराकाष्ठा में होती है, तो भय से मुक्ति होनी चाहिए। तो साधना भी ठीक हो और दूसरी बात यह है कि समझदारी पूर्वक जीवन हो, व्यर्थ की चीज़ों में न फंसा जाए। व्यर्थ की चीज़ों में नहीं फंसेंगे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित नहीं होंगे और जो भयपूर्ण परिस्थितियां हैं उनको यथावत फेस करेंगे तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं है ना? हाँ गुरुजी, थोड़ा सा रिलेटेड ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी पूछ लूं। तो हम साधकों के बीच में थोड़ा सा ये चिंतन चल रहा था कि जैसे कुछ सिचुएशंस, जैसे हमने कोई चीज़ ऐसी सुनी जो हमको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती है। और मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मैं आपसे पहले भी इसके बारे में प्रश्न पूछ चुकी हूँ कि जैसे वो निर्भया का केस था, कितना पुराना है, बहुत ही पुराना, कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ वैसी सी अगर ट्रॉमास की बात होती है और कुछ भी होता है तो मुझे वो सबसे पहले याद आ जाता है। तो ये लेकिन मैं अफेक्ट नहीं होती है, ऐसा नहीं कि मैं उससे अफेक्ट हो जाती हूँ या मेरी धड़कन बढ़ गई या मुझे कोई तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है ये, क्या ये कोई फियर है या फिर कोई सेंसिटिविटी है जिसकी वजह से मुझे वो कनेक्ट हो जाता है, या फिर आपने जैसे बोला कि ये अभय वाली सिचुएशन वो होना चाहिए, या मन कहीं इन्वॉल्व, क्या मन पुष्ट हो रहा है कहीं पे। तो ये क्योंकि इसको डिसॉल्व करना है क्या हमारी, क्या या ये भी हमारे सबकॉन्शियस में चला गया है क्या? क्या इसको डिसॉल्व करना है? यह ऐसी जो घटनाएं घटती हैं और जब उसको हाईलाइट किया जाता है तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा तेज़ी से घुस रही है, किसी की कम तेज़ी से घुस रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जन्मों जन्मों की यात्रा है। तो जन्मों जन्मों की यात्रा में इस प्रकार के ट्रामास तो झेले हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां कहीं ना कहीं तो झेली हैं। कम झेली होंगी, ज़्यादा घटना छोटी रही होगी या बड़ी रही होगी, कुछ ना कुछ तो होती है ना। और आपने ये देखा होगा कि इसमें जो उत्तेजित हुए उस समय में, निर्भया कांड के समय में, महिलाओं से ज़्यादा पुरुष उत्तेजित थे कि ये बहुत गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हमने उस समय जब देखा तो पुरुष ज़्यादा उत्तेजित थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, पुरुष क्यों उत्तेजित थे? अरे पुरुष इस जन्म में पुरुष है, हर जन्म में पुरुष थे क्या? पिछले जन्म में वो भी तो स्त्री है, कई बार स्त्री रहे हैं ना, हमारे बीच में ही बैठे हैं। जितनी स्त्रियां बैठी हैं पिछले जन्म में पुरुष थी, जितने पुरुष बैठे हैं पिछले जन्म में स्त्री थे। भाई वो 50% ट्रांसफ़र हो जाता है ना। अब जो स्त्रियां यहाँ बैठी हैं इसमें आधी स्त्रियां अगले जन्म में पुरुष होने वाली, जितने पुरुष बैठे हैं अगले आधे जो है अगले जन्म में स्त्रियां होने वाली हैं। तो यह चीज़ तो सबने झेली है। अब जाकर के वो जो है इतिहास से यदि रुचि हो तो इतिहास को जाके देखो, रोमन इतिहास देखो, वहाँ पर ये घटनाएं तो बिल्कुल कॉमन थी, कॉमन घटनाएं थी ना। रोमन सभ्यता देखो ना कैसी थी, कुछ तो जाना पड़ा होगा। यूनानी सभ्यताएं, ये सभ्यताएं देखी तो होंगी ना आपने, ग्रीक सभ्यताएं, तो वहाँ ये बिल्कुल कॉमन था।
और इधर जाके देखो, जो राजे रजवाड़े और अमीर और ये जितने भी, जहाँ भी जाके देखो, तो ये घटनाएं तो बिल्कुल कॉमनली होती रही हैं ना, नहीं होती रही हैं। तो यह तो हर किसी ने झेला है, इस प्रकार के ट्रामास तो कहीं ना कहीं सबने किसी ने झेले हुए हैं। अब ये झेले हैं तो इफेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो भीतर धारणा और स्मृति है, तो वह सीधे उससे जा कर के जुड़ जाता है और उसे पुष्ट कर देता है। उस धारणा पुष्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती है। मजबूत हो जाती है तो वो उसकी उदीर्णा होती है, उभर के आती है। वह पुष्ट होगी तो उभर के आएगी और फिर रिएक्शंस होंगे, उससे जुड़ी और चीज़ें होती चली जाएंगी। फिर इन्फ्लुएंस सिस्टम जैसा समझाएगी उस हिसाब से और पुष्ट होती चली जाएगी। उसके प्रभाव तो पड़ते हैं। अब प्रभाव पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं भाई? मुझे प्रभाव पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं? कोई भी मैं है, इतने सारे मैं हैं, किसी मैं को प्रभाव पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ तो मेरे साथ हो सकता है ऐसा कुछ, तब तो भय ज़्यादा होगा ना। भय का एक बड़ा कारण क्या है कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ और मैं शरीर हूँ तो ये होगा तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। मुझे मुश्किल है, मेरे शरीर को मुश्किल नहीं होगी, मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि मैं शरीर हूँ। वह तो ऊपर से कुछ भी बोल लो, लेकिन शरीर के साथ जोड़ ज़रूरत से ज़्यादा है ना। शरीर के साथ जोड़ नहीं होना चाहिए क्या? यदि शरीर के साथ जोड़ना हो तो क्या होगा? शरीर अभी के अभी छूट जाएगा, शरीर नहीं रहेगा। तो शरीर के साथ जोड़ जरूरी है कि नहीं है? कितना जरूरी होना, कितना होना चाहिए? जितना जरूरी हो। ज़रूरत से ज़्यादा जोड़ होगा तो क्या बोलोगे कि मैं शरीर हूँ, है ना। नाम रूप, ये नाम रूप के साथ गड़बड़ हो गया तो मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। अब वो मैं भी उसके साथ चल रहा है, नाम रूप के साथ जोड़ है ना, मन के साथ जोड़ है। तो ये कुछ हो गया तो मेरे साथ हो गया। अब मेरा क्या होगा? मुझे ऐसा करना है, मुझे वो करना है। आगे का कुछ तय होगा ना कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब कहोगे कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए के लिए उसको करना पड़ेगा। और ऐसा तो जैसा चाहोगे वैसा कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे और कोशिश चलती रहेगी और भीतर कहीं ना कहीं दबा रहेगा। तो फिर उसको करने के लिए क्या है? जब शरीर गिरेगा तो फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई इस धरती पर ऐसा ऐसा होना चाहिए और ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए फिर से शरीर रख के आना पड़ेगा ना। भले कर पाओ ना कर पाओ, इस जीवन में भी नहीं कर पाओगे, अगले जीवन में भी नहीं कर पाओगे, वो 0.01% भी सुधार नहीं कर पाओगे। इस धरती को बहुत सारे समाज सुधारक हुए, नहीं सुधार पाए, है ना। तो जिस सुधारने की कोशिश करोगे, छोटा मोटा तो कुछ करोगे, ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। हम ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब प्रकृति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वृक्षों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए कोई, वो ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो खुद भी इस दिशा में काम करते हैं। हम भी काम करते हैं ना, पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए हम भी तो काम करते हैं। और अभी से नहीं, बहुत छोटी उम्र से काम करते हैं एज एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और सलाहकार के रूप में जो है हम काम करते हैं, गवर्नमेंट्स को सलाहें देते हैं, काम करते हैं। तो जो है हमें यह देखना है कि मन जो है, मन के भीतर कोई भी धारणा है तो वह पुष्ट हो जाती है किसी भी ऐसी घटना से, इन्फ्लुएंस से। तो इसलिए होती है क्योंकि हमारा तादात्म्य जो है मन की धारणाओं से, मन से और शरीर से है। इस जो है, इस जोड़ को जो है, इस तादात्म्य को जो है, इस एसोसिएशन को ढीला करना है। और यही साधना है। साधना इतनी तो है ना कि शरीर का साक्षी होना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को देखा जा रहा है, शरीर चल रहा है, शरीर भोजन कर रहा है, शरीर को यह हो रहा है, वह हो रहा है। ऐसी हमने एक बात कही थी कि शिवपुरी बाबा के बारे में बताया था, जो कि अपने आगे की एज में 75 साल की उम्र में लगभग जो है वो वहाँ पहुँच गए थे, नेपाल, काठमांडू। जन्मे केरल में थे, 25 साल साधना करी कहाँ पर? अमरकंटक में, और 25 साल विश्व का पूरा परिभ्रमण किया। तो उसमें जो है वो बहुतों क्या मेहमान रहे, एलिजाबेथ के यहाँ रहे, आइंस्टाइन के साथ उनकी भेंट हुई,
विवेकानंद को भी वही मिले थे। वो जो जिस दिन विवेकानंद ने शिकागो का भाषण दिया ना, उसके एक रात पहले वही मिले थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझाई थी। और वो अपना पहुंच गए थे कहाँ पर? काठमांडू। अभी वहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे में जंगल है, 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जो कुछ भी होगा। तो वहाँ पर जंगल में रहते थे। तो वहाँ पर जो है एक सेठ जी आए मिलने के लिए। देखा तो जंगल में ऐसी अपना घास फूस की और इसकी ऐसे लकड़ियाँ जोड़ जाड़ के जो झोपड़ियाँ बनाते हैं, ऐसी झोपड़ियाँ बना करके रहते थे। तो अपना जो है उनका देखा कि हालचाल, ये तो इनके पास कोई संसाधन है ही नहीं, बहुत कम संसाधनों में जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ रहते हैं, आपको तो बड़ा दुख होता होगा यहाँ पर। तो शिवपुरी बाबा ने गौर से देखा सेठ जी को और कहा, हाँ सेठ जी कष्ट होता है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, यहाँ तो बहुत दुख होता होगा आपको। उन्होंने कहा सेठ जी हमने बोला ना हमें यहाँ पर कष्ट होता है। पर बोले सेठ जी बोले अरे हम तो दुख के बारे में पूछ रहे हैं। तो शिवपुरी बाबा ने बोला हम भी तो कष्ट के बारे में बता रहे हैं कि शरीर को कष्ट होता है, यहाँ शरीर को कष्ट होता है, लेकिन हमें दुख नहीं होता। जो कष्ट होता है वो हमें स्वीकार है, स्वीकार है तो दुख क्यों होगा? दुख क्यों होगा? दुख तब होता ना जब हमारी कोई अपेक्षा होती। अपेक्षा हमारी है ही नहीं। अपेक्षा होती तो फिर मन को दुख होता। अपेक्षा हमने बनने ही नहीं दी तो मन को दुखी होने का अवसर ही नहीं देते हम तो कष्ट होता है, दुख नहीं होता। कष्ट और दुख अलग अलग चीज़ है। कष्ट होता है और कष्ट जो है बुद्ध पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को आम आदमी से ज़्यादा होता है। उनको कोई चीज़ चुभती है तो ज़्यादा उनको असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि संवेदनशील हैं, उनकी संवेदनाएं बिखरी बिखरी नहीं है। तो जो कष्ट का उन्हें ज़्यादा पता चलता है, तुमसे ज़्यादा पता चलता है, बहुत ज़्यादा पता चलता है ना। अब जो है ये जो कष्ट है और ये दुख है, ये सारी चीज़ें क्या है? शरीर और मन से जुड़े होने के कारण है। तो शरीर और मन से जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव को ढीला करना है। ढीला कैसे करोगे? साधना के माध्यम से करोगे। ढीला कैसे करोगे? साधना के माध्यम से तो ढीला करोगे ना। तो साधना को बढ़ाओ। साधना क्या है? यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ। क्या है साधना? यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ। तो शरीर को खाते हुए देखो, नहाते हुए देखो, चलते हुए देखो, ठीक है ना। शरीर को कुछ भी सब कुछ करते हुए देखो तो धीरे धीरे शरीर से तादात्म्य टूट जाएगा। अब जब शरीर से तादात्म्य टूट जाएगा और नाम को देखो, जो मैं यह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मेरा नाम यह है, मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं वैसा हूँ। दूसरे भी हिप्नोटिज्म होते हैं, अरे मैं थोड़ा सा सुंदर कम हूँ, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अरे मैं जवान हूँ, अरे मैं फलाना हूँ। ये भी सब हिप्नोटिज्म है, सेल्फ हिप्नोटिज्म है, ठीक है ना। तो इनके साथ कितना तादात्म्य है? कोई कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, तो अब वो जो तादात्म्य खुद ही बढ़ा रहे हो ना कि मैं बूढ़ा हूँ। अरे बुढ़ापे को जाना जा रहा है, जवानी को जाना जा रहा है ना, पद प्रतिष्ठा को जाना जा रहा है, अमीरी गरीबी को जाना जा रहा है, जो है उसे जाना जा रहा है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, उसमें यह भी हो रहा है। जो कुछ है उसे जाना जा रहा है। बड़े घर को जाना जा रहा है, छोटे घर को जाना जा रहा है, ज़्यादा सुविधा को जाना जा रहा है, कम सुविधा को जाना जा रहा है, जो है उसे जाना जा रहा है। तो वहाँ पर जो है शिकायतें पैदा नहीं होगी, ठीक है ना। शिकायती मन जो है वो साधना में आगे नहीं जा सकता, है ना। जैसे रिट्रीट्स में भी कई बार अपना कुछ लोग रहते हैं ना, उनकी बड़ी शिकायतें रहती हैं। कुछ इक्के दुक्के लोग आते हैं, उनकी बड़ी शिकायत रहती है, अरे यहाँ पर ऐसा भोजन की व्यवस्था ऐसी है, वो अपना यहाँ पर ये ऐसा है, वो व्यवस्था है। अरे भाई यहाँ पर जो है रिट्रीट में व्यवस्थापक कौन है? जो पार्टिसिपेंट है वही व्यवस्थापक है। व्यवस्था किसे करनी है? जो पार्टिसिपेंट है उन्हें ही व्यवस्था करनी है। इस प्रकार की ये रिट्रीट है। अब यहाँ पर यदि किसी चीज़ की कमी है, कमी दिख रही है, किसी को दिख रही है तो समझ में आ रही है, तो उस कमी को ठीक कर दो। और ये अपेक्षा क्या करो कि कोई दूसरा करेगा? दूसरा क्यों करेगा भाई? आपको दिख रही है तो आप कर लो ठीक। अब यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे? कमी को ठीक भी नहीं कर रहे हो और शिकायत करते रहोगे कि यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। तो शिकायती मन क्या करेगा? साधना में गहरे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा।
अब कुछ लोग रहते हैं परम संतोषी, अरे रोटी क्या है, थोड़ी सी ठंडी है, कोई बात नहीं, ठंडी का क्या अर्थ है, 2 दिन पुरानी रोटी है, 1 दिन पुरानी रोटी है, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट पहले बनी होगी, आधा घंटा पहले बनी होगी, वह भी ढक के रखी हुई रोटी होगी। नहीं नहीं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अब ऐसा लगता है कि नहीं ठंडी रोटी नहीं होनी चाहिए, तो सिस्टम बना लो भाई, रोटी हम बना लेंगे, सही टाइम पे हम बना के सबको गरम गरम देंगे, हम भी गरम गरम खा लेंगे। लगो उस व्यवस्था में, करो। तो क्या है कि करना भी नहीं है और शिकायत भी करते रहना है, यह मन का ढंग है। अब घर में कोई समस्या है, समस्या बहुत बड़ी नहीं है, तो समस्या को सुलझाना भी नहीं है और कहना है कि अरे यहाँ पर ये है, ये है, ये है, घर में उलझन पैदा करते रहोगे। और सुलझाने जाओगे तो समस्या कितने की, थोड़ी देर की है, थोड़ा सा कुछ करोगे समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो समस्या को सुलझाना भी नहीं है। हमारी अपेक्षा है कि ये ऐसी होनी चाहिए, तो उसे कर गुजरोगे तो मन का विषय खत्म हो जाएगा। अपेक्षा यदि रखोगे तो अपेक्षा बनी रहेगी, अपेक्षा कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं हो रहा है, तो मन को क्या मिल गया, विषय मिल गया। विषय मिला कि नहीं मिला, विषय मिला तो मन क्या करेगा, प्रचालन में रहेगा, मन चलता रहेगा, गोल गोल चक्कर मारता रहेगा। मन क्या हो रहा है, पुष्ट हो रहा है ना। और ऐसे गोल गोल चक्कर मारेगा तो 10 समस्याएं पैदा होंगी। इसका कारण फलाना है, यह आदमी गलत है। उस आदमी पे क्रोध आएगा, उस पर क्रोध करोगे तो उसने 4 बातें दूसरी बोल दी, अब नई समस्या पैदा हो गई। अब जो उसके प्रति बैर बनने लगेगा, ईर्ष्या बनने लगेगी, द्वेष बनने लगेगा, अपनी रिदम खोदोगे या नहीं खोदोगे ना, वो समस्या आगे बढ़ती जाएगी। और था क्या, कुछ छोटी मोटी बात थी, उसको बड़े प्यार से अपना जो है सजेशन दिया जा सकता था, और सजेशन दिया तो उसने स्वीकार किया, नहीं किया कोई बात नहीं, वो छोटा सा काम खुद कर दो, समस्या को समाप्त कर दो। समस्या को समाप्त नहीं करना है, समस्या को बने रहने देना है। अपेक्षा करनी कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अब ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसमें क्लेश पैदा करेंगे, संघर्ष पैदा करेंगे, है ना। और फिर जो है उससे नए विषय सर्कल पैदा करेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसी स्थिति, विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। जो डाइवोर्स और बड़े बड़े झगड़ों के कारणों के जब नीचे जाओगे ना, पता चलेगा छोटी मोटी बात के लिए चर्चा हुई थी। वो समाचार नहीं पढ़ते कि वो हत्या हो गई वहाँ पर, क्यों कारण थी, वो चाय में जो चिल्लर पैसे बचे थे उसको लेन देन के लेकर झगड़ा बढ़ा तो हत्या हो गई। वो 3 रुपये 5 रुपये के लिए हत्या हो गई। यहाँ पर फलाने वो बात थी उसके लिए हो गई, 3 रुपये 5 रुपये के लिए क्या हो गई, क्योंकि वहाँ पे ईगो क्लैश हो गया। जरा सी बात के लिए बात बढ़ती चली गई, फिर वहाँ ईगो आ गया, तो मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ, यह ऐसा क्या है, वैसा क्या है। कॉज देखो छोटा सा है, और वहाँ क्या है, ईगो है। ईगो क्यों है, क्योंकि तुम अपने आप को विशिष्ट मानते हो तो समस्या पैदा होगी। दूसरा विशिष्ट नहीं है तो उसको वैसा करना चाहिए, उसको वैसा करनी, अपेक्षा ज़्यादा कर लोगे, अपेक्षा ज़्यादा करोगे तो समस्याएं पैदा करोगे। ये सारे विषय सर्कल वैसे ही तो है ना, तो जो है समस्याएं बहुत बड़ी नहीं होती, मन उनको मैग्नीफाई करके देखता है। उन समस्याओं को, बहुत सारी समस्याओं को बड़ी आसानी से कुछ करके सुलझाया जा सकता है, कुछ चीज़ों को स्वीकार करके ही सुलझाया जा सकता है। स्वीकार कर लो। मुख्य बिंदु हो गया कि यहाँ साधना के लिए आए थे, साधना के लिए परिस्थिति है, साधना के लिए परिस्थिति है ना, कि कोई चीज़ जो है वो थोड़ी सी मन के अनुकूल नहीं है तो स्वीकार करो। स्वीकार कर लेते तो साधना ऊपर चली जाती। अब स्वीकार नहीं करी तो साधना कहाँ चली गई, नीचे पतन में चली गई। ठीक है, तुम तर्क में जीत जाओगे, अपने आप को जस्टिफाई कर लोगे, तो तुम ही तो जीतोगे ना, मन ही तो जीतेगा ना, और कौन जीतेगा, और पुष्ट हो जाएगा ना, मन और पुष्ट हो जाएगा। एक आध जन्म और लोगे और क्या होगा, एक आध जन्म और बढ़ जाएगा। मन को पुष्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, स्कूल का बस्ता मजबूत कर रहे हो ना, अगले जन्मों की तैयारी कर रहे हो ना, और कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर जो है, इसलिए है एक मिस्ट्री स्कूल है, यह भी एक मिस्ट्री स्कूल है। मिस्ट्री स्कूल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है ना। यह जो है, इसका जो देशना मूल रूप से दी थी, ओशो ने दी थी, मिस्ट्री स्कूल, है ना। देखिए मिस्ट्री स्कूल जैसा ही है कि आप ही, अब उसको हम जब प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट भी आप हैं और व्यवस्थापक भी कौन है, आप ही हैं। यदि व्यवस्था में गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है, आप है। जिसको कमी दिख रही है उसका जिम्मेदार कौन है, आप ही हो। साधना में क्या कहा जाता है कि साधना में सबसे पहली बात यह मानो कि मैं जो कुछ हूँ उसका जिम्मेदार कौन है, मैं ही हूँ। जिम्मेदारी खुद पे लेना सीखो। यदि समस्या का जिम्मेदार मैं ही हूँ, समस्या मेरे कारण ही है, तो मैं अपने आप में परिवर्तन करूँगा
और साधना का क्या अर्थ है? दुनिया को सुधारना कि खुद को सुधारना? खुद को ठीक करना है ना, खुद की रिदम ठीक करनी है ना। दुनिया की रिदम ठीक करनी है कि खुद की रिदम ठीक करनी है? खुद की रिदम ठीक करनी है ना। अब लोग जो है दुनिया की रिदम ठीक करना चाहते हैं, खुद की रिदम ठीक नहीं करना चाहते। अब जिसकी खुद की रिदम ठीक नहीं है वो दुनिया की रिदम को ठीक कर लेगा? इसलिए इतने समाज सुधारक पैदा हुए और ये दुनिया की हालत देख लो क्या है। ऐसा लगता है इतने समाज सुधारक यदि पैदा न हुए होते तो दुनिया बहुत अच्छी होती। दुनिया का ये जो हालत है ना, इन समाज सुधारकों के कारण ही होगी। समाज सुधारक जो है ना, कल्पना में सब सुधार करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना चाहते। और प्रैक्टिकली करोगे तो क्या है? समस्या कितनी बड़ी है? बहुत छोटी सी है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये मिस्ट्री स्कूल है। मिस्ट्री स्कूल इसलिए है कि अब यहाँ पर शिकायतें उठती हैं क्योंकि आप ही पार्टिसिपेंट हैं और आप ही जो वो कौन है, व्यवस्थापक हैं यहाँ के। सबको मिलजुल के व्यवस्था करनी है। तो फिर यदि यहाँ पर कंप्लेंट उठती है तो अपने भीतर झांक के देख लेना कि बेहोशी में जा रहे हो, कुछ गड़बड़ी में जा रहे हो। यह तो शिकायत जैसा कुछ नहीं था, बस उसको व्यवस्था को कुछ ठीक करना था। अब ठीक करने में यह देख लेना विवेक है कि नहीं है। ठीक करते करते समस्या को बढ़ा तो नहीं रहे हो। यदि तुम्हारे ठीक करने से समस्या बढ़ रही है तो अपने आप को फिर झांक के देख लेना, विवेक नहीं है ना। किसी जगह पर 5 लोगों की जरूरत है और वहाँ पर 20 लोग काम करने के लिए पहुँच जा रहे हैं, तो वहाँ पर देख लेना चाहिए कि मेरी एबिलिटीज़ कैसी है। मेरी एबिलिटीज़ यदि बहुत अच्छी हैं तो वहाँ पर मुझे जगह बना लेनी चाहिए, उसमें मुझे सेवा देनी चाहिए। और दिखता है कि मेरी एबिलिटीज़ दूसरों से थोड़ी कमज़ोर बैठ रही है तो मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए और दूसरी जगह देख लेनी चाहिए जहाँ पर कोई दूसरा नहीं जा रहा है, जहाँ ज़रूरत है, और मुझे वहाँ देख लेना चाहिए कि वहाँ मेरा योगदान हो सकता है। ठीक है ना। तो यह जो है, यह क्या कहलाएगा? विवेक कहलाएगा। यही चीज़ फैलेगी जीवन पे। यहाँ जो सीखोगे यह चीज़, ये घर पे लागू करोगे, घर पे लागू करोगे, कहीं और लागू करोगे, अपने ऑफिस में लागू करोगे, अपने दफ्तर में लागू करोगे, अपने जीवन में फैलाओगे तो पूरे सब जगह जो है सुख शांति समृद्धि अपने आप आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सहज जीवन जी रहे हो, विवेकपूर्ण जीवन जी रहे हो, उससे विवेक जागेगा ना। तो इसलिए यह मिस्ट्री स्कूल है। यहाँ पर यदि किसी को कंप्लेंट पैदा हो रही है तो फिर जो है इसमें सिर्फ यही कहा जा सकता है कि उसको अभी जो है इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है, अब छोटे स्कूल की ज़रूरत है। ठीक है, हम नहीं कहते कि वो साधक नहीं है, वो भी साधक है, लेकिन उसको इस स्कूल की ज़रूरत नहीं है, थोड़े छोटे स्कूल की ज़रूरत है। अभी वो अपना दूसरा स्कूल ज्वाइन कर ले। तो मन जो है, मन को देखना चाहिए, सिर्फ देखना चाहिए। कौन देखेगा? देखना चाहिए इन द सेंस एफर्टलेस, जाना जा रहा है। मन की धारणाएं काम कर रही हैं, कैसे कैसे काम कर रही हैं, जानने दो। वहाँ से देखोगे, डिस्टेंस से देखोगे तो फिर थोड़ी समझ पैदा होगी कि हाँ एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। वो जो मैग्नीफाइंग वाली चीज़ है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास हट जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास हट जाना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास तुमने हटा दिया तो जैसा का तैसा परिस्थिति को जानोगे, और जैसा का तैसा परिस्थिति को जानोगे तो भीतर से क्या उठेगा? प्रतिसंवेदन। क्या उठेगा? प्रतिसंवेदन। और प्रतिसंवेदन में चीज़ें परफेक्ट होती हैं, अपने आप होती हैं, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास को बीच से हटाना है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी मन के हटते ही ये परिस्थितियाँ यथावत दिखती हैं तो बड़ी सहजता से सब कुछ हो जाता है, शरीर के द्वारा हो जाता है, कर लिया जाता है, अपने आप को करता हुआ देखते हैं, जानते हैं, और बड़ी सहजता से, बड़े प्रेम से, बड़े हंसी आनंद से वही चीज़ें बड़ी सरलता से हो जाती हैं। कठिन कुछ भी नहीं था। कठिन जो है मैग्नीफाइंग ग्लास ने बनाया था। कठिनाई उतनी बड़ी कभी नहीं होती। ये जो मन है ना, मन मैग्नीफाई करके कठिनाइयों को बड़ा करके बताता है। इस मैग्नीफाइंग को ग्लास को हटा दो तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और साधना के द्वारा यह होता है, और यहाँ यही हो रहा है। समझोगे ठीक से इसे तो ये जो इससे अच्छा वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा साधना का। बड़ी सहजता और सरलता में। सेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, दिन में 2-3 सेशंस ही हैं, है ना। बाकी लेकिन जो भी जीवन यहाँ जी रहे हो वह उस पर काम ही चल रहा है। क्या सोचते हो? भगवान बुद्ध जो है जहाँ रहते थे वहाँ पर रोज़ सेशन होता था,
कितने सेशन होते थे? 10 सेशन, 5 सेशन, सिर्फ 2 ही सेशन हुआ करते थे। एक बार जो है सुबह के समय में एक प्रवचन दिया करते थे और रात के समय में सब साधकों से मिलते थे और साधकों को जो है एक मेडिटेशन मेथड में ले जा लेते थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेशंस और ये और वो, तो इतने सेशन पर्याप्त हैं, लेकिन बाकी समय में इस फील्ड में रहना, इस मिस्ट्री स्कूल के सदस्य बन के रहना, वो बहुत कारगर है। यदि यहाँ ठीक से रह पाओगे, टिक पाओगे, तो फिर जो है यह मिस्ट्री स्कूल जो है उस संतुलन को पैदा कर देगा, उस मध्य मार्ग पर तुम्हें ले आएगा, जिस मध्य मार्ग में होना ही मुक्ति है। वो मध्य मार्ग मुक्ति में ले जाता है ऐसा नहीं, वह मध्य मार्ग मुक्ति है। वह मध्य मार्ग जो है विवेक है और वही मुक्ति है, विवेक मुक्ति है। ये विवेक मुक्ति है, अलग से किसी मुक्ति की तलाश में मत जाना। वह मध्य मार्ग मुक्ति है, वह विवेक मुक्ति है, सम्यक विवेक जो है वही मुक्ति है। किसी ऐसे मंजिल की तरफ जाओगे तो यहाँ कोई मंजिल होती नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई मंजिल नहीं होती, कहीं भी कोई मंजिल नहीं होती। अरे मैंने मंजिल पालूंगा जी, इतने मेरे को इतने करोड़ कमाने हैं या इतने अरब रुपए कमाने, उसके बाद मेरी मंजिल हो गई। देखो जाके पूछो ना, झंझोड़ो ना अरबपतियों को, खरबपतियों को, मंजिल मिल गई क्या तुमको? बोलेगा नहीं मंजिल अभी और बहुत दूर है, मैं तो 10% पे बैठा हूँ, 90% और चाहिए। मन का वही खेल है। वो बोलेगा कितना हुआ है? 10% हो गया है, 90% बाकी। वासना दुष्पूर है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो है कहीं पर कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता, पूरा कुछ होता ही नहीं है। समझना यही है, इस संसार में कभी कुछ पूरा होता ही नहीं है, कुछ भी पूरा नहीं होता, कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा अधूरा ही रहता है। तो समझदारी से जीना है। और जो चीज़ें गैर समझदारी वाली हैं, वहाँ लगता है कि तुम ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो, यह तुम्हारे जीवन की ज़रूरत नहीं है, तो तुम वहीं पे छोड़ देते हो। समझ पैदा होती है, पूरा करके नहीं छोड़ते, क्योंकि पूरा कुछ होता ही नहीं। कब छोड़ना होता है? अधूरे में छोड़ना पड़ता है। अधूरा कब है? अभी। आधा कब है? अभी है। आधे में ही छोड़ना पड़ता है, और आधा कब है? अभी है। जो चीज़ व्यर्थ है वो आधे में छूट जाएगी, और जो चीज़ जरूरी है तो वह कभी ना आधी है ना पूरी है, वो जरूरी है। भाई प्यास लगी, पानी पीना जरूरी है, ना आधा है ना पूरा है। भोजन जो है, भूख लगी तो भोजन करना है, ना आधा है ना पूरा है। ना आधे पूरे का वहाँ सवाल ही नहीं है कि आधा है या पूरा है। जो ज़रूरत है बड़ी सुंदर होती है, वास्तविक ज़रूरत जो है सुंदर होती है, ना आधी होती है ना पूरी होती है, इसलिए वो सुंदर होती है। भूख लगी और भोजन किया तो बड़ा सुंदर अनुभव आता है, क्योंकि ना वो आधा है ना पूरा है। और अपना जो भूख नहीं लगी और भोजन कर रहे हो, हाँ, तो ज़बरदस्ती वाली चीज़ है, तो वहाँ पर क्या होगा? असुंदर घटना होगी, उसके अनुभव अच्छे नहीं आएंगे, उसके अनुभव अच्छे नहीं आएंगे। जो ज़रूरत से जीना है वो हमेशा सुंदर है, गैर ज़रूरत से जीना हमेशा सुंदर है, उससे समस्या ही पैदा होगी, उससे हमेशा जो है समस्या ही पैदा होगी। तो संतुलन बिंदु को तलाशना है। परिस्थितियां कभी आइडियल परिस्थितियों में रहेंगे तो ऐसा होगा, आइडियल परिस्थितियां कभी नहीं होती, और देखोगे तो सब आइडियल परिस्थिति है। अब यहां पर रह करके किसी को यदि शिकायत पैदा होती है, तो और कौन सी आइडियल परिस्थिति की अपेक्षा करते हो? कौन सी आइडियल परिस्थिति की अपेक्षा कर रहे हो? साधना के लिए जो चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों में यहाँ को किस चीज़ की कमी है? व्यवस्थाओं में यदि कुछ 19-20 है तो उसके जिम्मेदार कौन है? तुम हो, क्योंकि व्यवस्थापक तो तुम ही हो ना, तुम ही व्यवस्थापक। यदि कोई कमी है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। और नहीं तो फिर एक स्थिति है कि जैसा उसे स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लोगे तो साधना में आ जाओगे, और नहीं तो मन के प्रपंच में फंस गए। मन के प्रपंच में फंस गए। जो यहाँ पर खामी निकालेगा वो कहीं और जाके खामी ना निकालेगा,
अपने घर में जाके खामी ना निकालेगा। बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो हमें भी खामियां ढूंढते होंगे कि गुरुजी का ऐसा ये थोड़ा गड़बड़ है, वो ऐसा गड़बड़ है, हमें भी खामियां ढूंढते होंगे। गुरुजी को थोड़ा ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो खामियां ढूंढने वाला तो सब जगह खामियां ढूंढ लेगा ना। आपका प्रश्न है, जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ। कल ये शरीर वाला कल मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो 1500-2000 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। तब मैं एक जगह 2 मिनट खड़ी रही। फिर मैंने वो सोचा कि ये कर सकते हैं, तो किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, यानी कि ये जया का शरीर है, मैं नहीं हूँ। पाँव भी आगे वही रख रहा है, हाथ भी जा रहा है ऐसा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे 3-4 हज़ार सीढ़ी तक तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे चढ़ गई। अच्छे से चढ़ी, कोई श्वास नहीं, कोई थकावट नहीं, लाइट बॉडी हो गया, एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल। फिर मेरी नज़र पड़ी उस पत्थर पे कि उसमें 4 हज़ार ये चढ़ लिया, तो मन ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि नज़र वहाँ चली गई। वैसे मैं इसको देखते चलती थी। तो 5 हज़ार चढ़ी ऊपर। फिर थाक तो नहीं लग रहा था, मगर मन में आया कि ये 5 हज़ार सीढ़ी चढ़ गई, अब मुझे बैठना है, अभी आ जाएगा अंबाजी का मंदिर, जो दर्शन करें। फिर वापस आई। वापस जैसे उतरना शुरू किया ना, तो थोड़ी देर तक रहा, 1000 तक। आपके पास आई ने तब पता चला कि ये पाँव अपनी जगह रह नहीं रहा है। तब ये शरीर भाव में आ गई मैं। तो मन ने अपना काम तब शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे बहुत कम खड़ी भी रही, कम बैठी तो नहीं कहीं भी। तभी मैं जल्दी उतर पाई, वरना तो ये होने ही वाला था। इन सबको हुआ ना वैसा मुझे होने वाला था, पर बच गई, थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो ये सही है क्या? अब ये देखो कि कल हम लोग गिरनार पर्वत की यात्रा पर गए थे, ट्रैकिंग करी, काफ़ी लोगों ने उसमें ट्रैकिंग करी, तो जया जी ने भी करी। तो अब इसमें कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि जहाँ पर गुणा भाग मेज़रमेंट आया, हाँ। तो वहाँ पर जो है शरीर जो है प्रभावित होना चालू हो गया। शरीर जो है प्रभावित होना चालू हो गया, शरीर में कुछ थकान या दूसरी चीज़ें चालू हो गई। और जहाँ तक गुणा भाग नहीं था, तो वहाँ पर जो है सहजता से चीज़ें होती चली गई। तो जो थकान है, वो थकान शरीर में होती है, स्वाभाविक है। लेकिन थकान को मैग्नीफाई कर दिया, किसने मैग्नीफाई कर दिया? मन ने मैग्नीफाई कर दिया। किसने मैग्नीफाई कर दिया? मन ने मैग्नीफाई कर दिया। जब हुआ तो जया जी के मन में और बहुत सारी चीज़ें आई होंगी कि मेरी उम्र जो है अराउंड 70 ईयर्स है। अपनी उम्र का भी ख्याल आया होगा कि अब यह भी है, वह भी है। और ये ख्याल जो आया होगा, इनको पता नहीं चला होगा, तो बहुत गहरे में आया होगा, बहुत भीतर में ख्याल आया होगा कि इतनी उम्र है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, थोड़ा सावधानी कर लूँ, है ना। तो ऊपर से क्या दिख रहा था, नीचे उतरते थे तो आकाश दिख रहा है स्पष्ट, नीचे सब खाइयाँ दिख रही है और सीढ़ियाँ भी दिख रही है, और तीनों में से एक को चुनना है, तो सीढ़ी को ही चुनना है। वहाँ से जो नजर हटाऊंगी, डायरेक्ट उस पर फोकस रखूंगी, तो ही मेरा पाँव उस पर पड़े। हाँ, वो तो खैर ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। लेकिन जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें पता नहीं चलती, कि मन में जो है 1000 विचार चलते हैं, तो 990 या 999 विचार तो आपको पता भी नहीं चलते, क्योंकि वो भीतर भीतर चल रहे होते हैं और वो जो ऑपरेट कर रहे होते हैं। और विचार तो एक सेकंड में सैकड़ों हज़ारों विचार चलते हैं, उसमें आप उसमें जो है 0.1% को भी आप नहीं देख पाते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारा कुछ जो है गुणा भाग चल जाता है। तो सवाल ये है कि गुणा भाग का अर्थ होता है मैग्नीफाई करना, चीज़ों को जैसा है वैसा न देखना। तो अब जो है यदि सहजता से चल जा रहे हैं, तो शरीर को पता है कैसा क्या है, वो सब कोई गुणा भाग में नहीं है, अपनी सहजता में चले जा रहे हैं। और जैसे गुणा भाग में आ गए, ऐसा है वैसा है वैसा है, तो फिर मैग्नीफाई हो गया। तो बॉडी साइकोसोमेटिक है, साइकोसोमेटिक है, तो मन ने जो कुछ उल्टा सीधा वो किया, तो उसका प्रभाव शरीर में भी आना चालू हो जाता है, उसका प्रभाव जो है शरीर में आना भी चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें
चलती हैं। तो बस इसमें समझने वाली बात है कि मन जहाँ भी मैग्नीफाई करेगा वहाँ पर समस्या ही पैदा करेगा। अगला प्रश्न किसी और का है? मेरा है स्वामी जी। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। ट्रांजिट पीरियड क्या है, कैसे पता लगाए कि वो ट्रांजिट पीरियड है या मेंटल इंस्टेबिलिटी है? ट्रांजिट पीरियड क्या है? अभी पिछले दिनों में काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन अब अनिकेत का क्या है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब था तो उस समय वो अटेंड नहीं कर पाए ना सेशन। ट्रांजिट पीरियड पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती रहीं बीच में। तो ट्रांजिट पीरियड क्या है? ट्रांजिट पीरियड को समझना बहुत जरूरी है। ट्रांजिट पीरियड वह होता है जब सचमुच में हम रूपांतरित हो रहे होते हैं। एक तो होता है कि साधना का काल है, ऐसी साधना है जिसमें बहुत धीरे 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 हम बदल रहे हैं। साधना से बदलाव होता है, बहुत धीरे 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 बदलाव हो रहा है, लेकिन वो बदलाव इतना धीमा होता है, इतना धीमा होता है कि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मन जो है स्टेबल बना रहता है, अनस्टेबिलिटी उसमें नहीं आती, उसमें वो भय पैदा नहीं होता, मन में भय पैदा नहीं होता। अब जो ट्रांजिट पीरियड का अर्थ ये है कि साधना यदि बहुत गहरे में जा रही है, ठीक ठीक साधना चल रही है, अच्छी साधना चल रही है, ऐसी साधना चल रही है जैसी कि चलनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? उससे होगा यह कि साधना जो है जब ठीक ठीक चलेगी, अच्छी गहराई में जाएगी, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा? मन को पड़ेगा, क्योंकि मन जो है विलोपित होने लगेगा, डिज़ॉल्व होने लगेगा। अब मन जो है डिज़ॉल्व होने लगेगा तो मन में क्या होगा? मन किन धारणाओं को उदीर्णा पे लेके आएगा? भय वाली धारणाओं को। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, नहीं 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 ये गुरुजी कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, नहीं गुरुजी में कुछ गड़बड़ है, नहीं यहाँ की व्यवस्था में गड़बड़ है, नहीं यहाँ पार्शलिटी हो रही है, नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं वैसा हो रहा है, यहाँ की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, यहाँ साधना नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे कारण, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के अपने जीवन की अमूल्य चीज़ों को खो दिया जाएगा, अमूल्य घटनाओं को खो दिया जाएगा। ऐसा यहाँ नहीं, कहीं भी हो सकता है। ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये कहीं भी हो सकता है। जब ट्रांजिट पीरियड होता है तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांजिट, घर में ही साधना कर रहे हैं, बहुत गहरा अनुभव आ गया थोड़ा, या फिर गहरे अनुभव की परिस्थितियाँ बन रही, तो मन घबराएगा, नहीं नहीं साधना गड़बड़ है, नहीं करनी चाहिए, इससे पागल हो जाते हैं। अरे हमने सुना है कि वो अपना जो है कुंडलिनी जागरण से लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा किसने कहा? किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा। कहाँ कहा? किसी अपना वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किसी मीडिया के इसमें उसने कह दिया। तो उसने कह दिया, किसने कहा? एक ऑर्डिनरी बंदे ने कहा, जिसकी वाणी का कितना मूल्य है? 2 कौड़ी भी नहीं है। उस व्यक्ति का कितना मूल्य है? 2 कौड़ी भी नहीं है। और उस बात को सुन लिया, क्या? किससे पागल हो जाते हैं, इससे ऐसा हो जाता है, इससे वैसा हो जाता है ना? तो उसे अब क्या हो गया कि उसकी साधना रुक गई। बोले नहीं नहीं छोड़ दो इसको, छोड़ दो, हटा दो इसको। उसके बाद जो है मन ज़्यादा भयभीत होने लगेगा। वो भयभीत रहेगा, थोड़े दिन के लिए कम होगा, लेकिन उसका ढंग जो है भयभीत होने का ढंग हो जाएगा। वो नॉर्मल तरीके से नहीं रहेगा, अपने आप को ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखना चाहेगा, तो उल्टे सीधे काम करेगा, ज़्यादा जो है साधनाओं की चीज़ों में मतलब गैर साधना वाली चीज़ों में ज़्यादा पड़ेगा, उल्टी सीधी प्रैक्टिस और हैबिट्स उसकी आ जाएंगी, या बिजनेस में ज़्यादा उलझ जाएगा, या कुछ और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा। उसको उतनी ज़रूरत नहीं है, उसको धन की उतनी ज़रूरत नहीं है, बिजनेस की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा धन और ज़्यादा बिजनेस के चक्कर में चला जाएगा, है ना? क्यों चला जाएगा? क्योंकि अब जो है उसको अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखना है। ज़्यादा व्यस्त क्यों रखना है? क्योंकि भय है कि साधना गहराई में चली जाएगी, और साधना जो गहराई में नहीं ले जानी है। साधना गहराई में जाएगी तो क्या होगा कि मन चला जाएगा, विलोपित हो जाएगा, अमनी दशा घट जाएगी। तो जब भी साधना गहराई में जाती है तब जो है घबराहट पैदा होती है, घबराहट पैदा आती है, भय पैदा होता है। तब जो मन जो है उल्टी सीधी चीज़ें करेगा, उल्टी सीधी चीज़ों को देखेगा, एकदम एबनॉर्मल होने लगेगा, अनस्टेबिलिटी वो पैदा करने की कोशिश करेगा। जहाँ से भी कुछ पागलपन जैसी चीज़ हरकतें करने लगेगा, ज़्यादा पागलपन प्रकट होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाएगी। तो अनस्टेबिलिटी जो है ट्रांजिट फेज में पैदा होती है। मन की अनस्टेबिलिटी जो है वह पैदा होती है ट्रांजिट पीरियड में, और उस अनस्टेबिलिटी के बावजूद जो है बने रहना मन संशय उठाएगा कि नहीं यहाँ गड़बड़ है। ट्रांजिट पीरियड में गुरु पर हमेशा संदेह पैदा होता है, ये ख्याल रखना। ट्रांजिट पीरियड आएगा तो गुरु पर हमेशा संदेह पैदा होगा, ये पूर्ण गुरु नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है,
गुरु तो हैं, ठीक तो हैं, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है, ये कमी है, थोड़ा ऐसा होने, ऐसा नहीं वैसा है ना, कुछ ना कुछ कारण लेकर के वो जो है वहाँ से हट जाओगे, वहाँ से हट जाओगे। और तब कहोगे नहीं नहीं, गुरु तो बड़ा चमत्कारी होता है, गुरु को तो ऐसा होता है, गुरु तो बिल्कुल ऐसा एकदम परफेक्ट होता है, गुरु तो वैसा होता है। और परफेक्ट गुरु जो है अपनी धारणा के हिसाब से परफेक्ट देखोगे, तुम्हारी धारणा के हिसाब से परफेक्ट गुरु ढूंढोगे, तुम्हें कभी भी गुरु नहीं मिलेगा, है ना। हजारों लाखों करोड़ों जन्म लेते रहोगे, गुरु कभी नहीं मिलेगा, और तुम्हारी यात्रा बढ़िया चलती रहेगी स्कूल के बस्ते वाली। अब यदि तुमने जो है ये सब गुणा भाग लगा करके वो छोड़ करके जो ट्रांजिट पीरियड है, उस ट्रांजिट पीरियड को फेस करना चालू किया, साधना अपनी बरकरार रखी और जो घट रहा है होने दिया, तो तुम मृत्यु का अनुभव घट जाएगा, गहन मृत्यु का अनुभव घटेगा। और गहन मृत्यु का यदि अनुभव घट गया वहाँ पर, गहन मृत्यु का अनुभव घट गया वहाँ पर, तो वह मृत्यु जो है मन की मृत्यु है, तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं है, तुम्हारी उन सारी धारणाओं की मृत्यु है। और यदि वो मृत्यु घट गई तो उसी के लिए तो साधना थी, वही तो ट्रांजिट फेज का परिणाम था। ट्रांजिट फेज क्रॉस हो गया मतलब वो मृत्यु घट जाएगी, और तब जब तक नहीं आएगी तब तक अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी, बहुत भयानक अनस्टेबिलिटी रहेगी। इसी को तप कहते हैं। ये हमने तब यही कहा कि वह जो स्थिति वह तप है, कि मन की अनस्टेबिलिटी जरूरत से ज़्यादा है, खतरनाक स्थिति पर है, ऐसा लग रहा है हम गड़बड़ा रहे हैं, पागल हो गए हैं, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गुरुजी गड़बड़ है, यहाँ पर ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये है वह है, फलाना है ढिकाना है, हजार चीज़ें आएंगी, हर तरीके से लड़खड़ाओगे। उसके बावजूद जो है स्टैंड बने रहना, अपनी साधना को बनाए रखना, यही तप है। कठिन तप यहाँ से चालू होता है, वो बड़ी प्यार वाली धीरे धीरे वाली साधना चलने दो। हम कहते हैं ना, बहुत सारे साधक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, 10 साल से साधना कर रहे हैं, 20 साल से साधना कर रहे हैं, पीछे देखो जन्मों जन्मों से साधनाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छे साधक है, जन्मों जन्मों से बहुत अच्छी साधनाएं कर रहे हैं, आगे भी साधना करते रहेंगे। 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल बढ़िया साधना करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, अगले जन्म में फिर से आएंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, अगले जन्म में बहुत अच्छी साधना करेंगे, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल बहुत अच्छी साधना करेंगे, फिर मर जाएंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे साधक, फिर अगले बार फिर पैदा होंगे, फिर साधना करेंगे, स्कूल का बस्ता उठाएंगे, फिर साधना करेंगे, और जो है ऐसे जन्मों जन्मों बहुत अच्छी साधना करते रहेंगे, हजारों जन्म लेंगे, लाखों जन्म लेंगे, और बहुत अच्छी साधना करते रहेंगे, बड़े प्यार से साधना करते रहेंगे, हजारों लाखों जन्म लेते रहेंगे और साधना करते रहेंगे। कैसी साधना है? बड़ी अच्छी साधना है ना, अच्छी साधना है ना। हजारों जन्म लेते रहेंगे, लाखों जन्म लेते रहेंगे और बढ़िया साधना करते रहेंगे, जन्म पे जन्म लेते रहेंगे और साधना करते रहेंगे। कब तक? अनंत काल तक साधना करते रहेंगे, अनंत काल तक जन्म मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे और साधना करते रहेंगे। तो प्यार वाली साधना ऐसी जाएगी। ट्रांजिट फेज, जब तक तप नहीं आएगा ना, जब तक इस तप में, तप से बाहर नहीं होगे ना, यही वाला कोई तप नहीं है कि अपने शरीर को धूप में बिठा लो, कि अपना वो आग के पास ज़बरदस्ती गर्मी में बिठा लो, कि शरीर में कांटे चुभाओ, कि शरीर को तकलीफ़ दो, कि अपने आप को पीटो, नोचो, काटो, कुछ करो, हाँ, अपने शरीर को कष्ट दो। ये कोई तप नहीं है, ये मन की अनस्टेबिलिटी है, और उसके झांसे में आ रहे हो, और उसके झांसे में नहीं आओगे और उसको फेस करोगे, तब वह तप है। और बहुत पागलपन आएगा, पूरे पागलपन को फेस करना पड़ता है, बगैर पागलपन को फेस किए कोई पार नहीं हुआ है आज तक। चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, पागलपन के फेस को देखा है उन्होंने। कौन गवाह है उसका? जंगलों में रहे हैं और वहाँ रहे, पूरा पागलपन को फेस किया है, बहुत कैथारसिस करी होगी, बहुत कुछ किया होगा, बहुत पागलपन को फेस किया होगा, बड़ी मुश्किलों में रहे होंगे। उस सारे तप को जो है उन्होंने एक तटस्थ भाव से देखा होगा, तब जाकर के पार हुए होंगे। तो ट्रांजिट फेज का मतलब मन में पागलपन पैदा होगा, गुरु के प्रति संदेह पैदा होगा, परिस्थितियों से शिकायतें पैदा होंगी, ये सब ट्रांजिट फेज है। छोटे छोटे कारणों में अपना शिकायत पैदा होगी, छोटी छोटी चीज़ों में देखोगे बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ ये तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ होना चाहिए, इसलिए हमने रिट्रीट ऐसी रख दी है। यहाँ गड़बड़ है ना, हाँ तुम लोग गड़बड़ हो, इसलिए तो यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है। क्यों? कि तुम ही तो व्यवस्थापक हो। नहीं, फलाने ने वो किया तो तुम अपना ठीक करो, अपने आप को साबित करो, ये जिम्मे तो तुम ले लो। तुम कह रहे हो ना कि ये फलाना जो है वो फलाने डिपार्टमेंट वाले गड़बड़ हैं, फाइनेंस वाले, वो उनके व्यवहार ख़राब है,
वो किचन वालों का ये व्यवहार खराब है, तो तुम जो ले लो ना भाई जिम्मेदारी, तुम ले लो जिम्मेदारी, उनको अपना हटा देते हैं, तुम कर लो। यह चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो तुम आ जाओ, तुम ले लो वो जिम्मेदारी। ये व्यवस्था तो तुम हो, सामूहिक रूप से तुम हो, तुम्हें ही सामूहिक रूप से सारी व्यवस्थाएं करनी है, सारी व्यवस्थाएं सामूहिक रूप से तुम्हें ही करनी है, तुम ही व्यवस्थापक हो। तो यहाँ कुछ गड़बड़ी है तो उसके जिम्मेदार कौन हो? तुम जिम्मेदार हो, हम थोड़े ना जिम्मेदार हैं। हम अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, ये जो ड्यूटी हमारी है, हमें सेशन लेना, हम सेशन ले लेते हैं। उसके बावजूद भी कुछ और छोटा मोटा कुछ रहता है वो अपना कर लेते हैं जितना होता है, और बाकी व्यवस्थापक तुम हो, तुम जानो। तो अब जो उसके बावजूद शिकायत हो रही है तो देख लेना, अपने मन में को खंगाल लेना, अपने मन को देख लेना। तो ये उसके बाद भी शिकायत पैदा हो रही है, मतलब ट्रांजिट पीरियड है, संशय पैदा हो रहे हैं तो ट्रांजिट पीरियड है, मन में अनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है मतलब ट्रांजिट पीरियड है। और ये ट्रांजिट पीरियड यानी अशुभ नहीं शुभ घटना है, पूरे पागलपन को फेस करना पड़ेगा, इस अनस्टेबिलिटी को फेस करना पड़ेगा। ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये सही हो रहा है। शिकायत भी पैदा हो रही है, वो भी उसको देखो, और तुम शिकायतों का सहारा लोगे तो हम डंडे फिर धीरे धीरे खींचते रहेंगे। तुम कहोगे व्यवस्था में गड़बड़ी, हम कहें तुम व्यवस्थापक हो, तुम गड़बड़ हो, इसलिए व्यवस्था में गड़बड़ी है। तुम कहोगे गुरुजी गड़बड़ है, तो हमने कब कहा हम ठीक है, हम तो शुरू से ही गड़बड़ हैं, पता नहीं आपको? हम पैदाइशी गड़बड़ हैं, पैदाइशी गड़बड़ हैं, और बिल्कुल परफेक्ट रूप से गड़बड़ है हम। हमारी गड़बड़ी ऐसी वैसी भी नहीं है, परफेक्टली हम गड़बड़ हैं। हम जब गड़बड़ न रहे तब थोड़ा चौंकना कि गड़बड़ क्यों नहीं है। हमारी तुम्हारी धारणाओं में हम कभी समाएंगे ही नहीं। गुरुजी को ऐसा होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वही करते हुए दिख जाएंगे। तुम जो सोचोगे ये नहीं करना चाहिए, वैसे हम बराबर वैसे वही करते हुए मिल जाएंगे। तो हम परफेक्टली गड़बड़ हैं और पैदाइशी गड़बड़ हैं। तो हमसे कभी उम्मीद ही नहीं करना कि तुम्हारी धारणा के हिसाब से कभी हम सेटल हो जाएंगे, कभी नहीं सेटल होने वाले। और कोई प्रश्न है? जोर से पूछना पड़ेगा, वो ले दे के आओ दौड़ के। हाँ किसका? नमस्कार भगवान। अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेडिटेशन में बहुत छटपटाहट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी बस हो गया, आंखें खोलना चाहिए, पर मैं रुक रही हूँ और उसके बाद बहुत खालीपन आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भाग ही जाओ, अब ये नहीं हो पा रहा है। ऐसा देखो, क्या हो रहा है? देखो, छटपटाने के बाद मरीज को मर जाना चाहिए ना, छटपटाने के बाद मरीज उठ के खड़ा हो जाता है। हाँ? अरे इतना छटपटा रहे हो, रोग से इतना छटपटा रहे हो, उससे अच्छा मर ही जाओ ना। कब तक रोग को झेलते रहोगे? कब तक रोग को झेलते रहोगे? भाग जाएं तो भाग जाओगे तो बीमारी लेके भागोगे ना, बीमारी लेके ही तो भागोगे ना। मरते क्यों नहीं? छटपटाते हो और आंखें खोल लेते हो। अरे आंखें बंद रखो तभी तो मरोगे ना। छटपटाहट और बढ़ने दो, यही तो ट्रांजिट पीरियड की बात चल रही। छटपटाहट बढ़ने दो, बेचैनी बढ़ने दो, जानते रहो, डटे रहो, तभी तो मरोगे। और ठीक से मरो, ठीक से मरो। कब तक टालोगे? मरना तो पड़ेगा ही ना, मरे बगैर तो कुछ होता नहीं ना। वो एक देहाती कहावत भी चलती कि मरे बगैर जो मोक्ष नहीं मिलता, मरे बगैर मोक्ष नहीं मिलता। तो ठीक से मरो ना। ये छोटे मोटे मरने की बात नहीं है, उसी मरने की बात है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। इसलिए गोरक्षनाथ जी के स्थान पर भी कल ले गए थे ना, वहां भी ध्यान में बैठे थे ना। उन्हीं की वाणी है ना कि मरो, छटपटा रहे हो लेकिन भाग जाते हो, आंखें खोल लेते हो। अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। भागो, कब तक भागोगे? जन्मों जन्मों से तो भाग ही रहे हो।
उसके बाद भी लग रहा है भागना है, तो मैं नहीं समझ में आता। अनंत है, अनंत काल तक भागते रहोगे। अनंत स्पेस जो है, ऐसा कोई नहीं होता स्पेस, अनंतता है यहाँ पर, कोई ऐसा स्पेस नहीं होता, अनंतता है। कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। भाग भाग के कभी कोई कहीं नहीं पहुंचा, कब तक भागोगे, कितना ऐसे ही में भाग क्या लो। करें फिर, क्या करें? क्यों मरना तो भाग रहे हम हो? भी चाहते हैं पर वो हो नहीं पा रहा है। हाँ, आंखें खोलना हो जाता है, भागना हो जाता है। बहुत बेचैनी ऐसे एकदम। तो बेचैनी, ये तो तप है ना, यही तो बात चल रही है, यही तो तप है। उस बेचैनी के बाद, बेचैनी में ही छटपटाओ ना, बेचैनी में बने रहो, छटपटाओ, मरो ठीक से, तभी तो मरोगे। उसका इलाज ढूंढ लेते हो, उसका इलाज क्यों ढूंढना है? उस बेचैनी और छटपटाहट को जीना है। यही तो ट्रांजिट पीरियड है, यही ट्रांजिट पीरियड है। इस बेचैनी और छटपटाहट को जीना पड़ेगा, और तभी मरोगे। अब मरे बगैर कुछ नहीं होने वाला है, मरना ही पड़ेगा, ठीक से मरना पड़ेगा। भाग जाते हैं लोग, भागने के लिए कारण ढूंढते हैं। यहाँ ऐसा था इसलिए हम आ गए, वैसा था इसलिए आ गए, वैसा था इसलिए आ गए। कब तक अपने आप को धोखा दोगे? जन्म जन्मों से धोखा दे रहे हो। कुछ लोग अपना बीच में इक्के दुक्के निकल जाते हैं, रेयरली निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? शिकायती को साथ में क्यों शिकायतें? क्योंकि अब जो है साधना गहराई में जाने लगी थी। मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं ठहरना, यहाँ गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी? जो बोल रहा है नहीं नहीं यहाँ ठीक नहीं, वो मर जाएगा। वो मन जो है, शिकायती मन जो है, मर जाएगा। शिकायती मन क्या होगा? मर जाएगा। अभी बोल रहे हैं वो जैन रिट्रीट कब करोगे, हमको बुला लेना। इसी रिट्रीट में अभी जितनी ये सब हो रहा है, जैन रिट्रीट में टिक पाओगे? जैन रिट्रीट जब हम करेंगे उसमें टिक पाओगे? उसमें सब कुछ गड़बड़ रहेगा, शुरू से आखिरी तक, सुबह से शाम तक, हर जगह शिकायत रहेगी। जैन रिट्रीट का क्या मतलब है? शुरू से आखिरी तक सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ रहेगा। एवरीथिंग, सब कुछ गड़बड़ रहेगा, उल्टा सीधा रहेगा, है ना। और हम तो गड़बड़ है ही हैं, शुरू से ही गड़बड़ है, पैदाइशी गड़बड़ है। वहाँ हमारा महा गड़बड़ वाला रूप देखोगे, पूरा गड़बड़ झाला प्रोग्राम। जैन रिट्रीट का क्या मतलब है? गड़बड़ झाला प्रोग्राम, सब कुछ गड़बड़ रहेगा, शिकायतें ही शिकायतें रहेंगी। तब इस रिट्रीट में ऐसी बात करें तो जैन रिट्रीट में फिर क्या क्या होगा? अपनी पात्रता विकसित करो। वही पूछ रहे कब कर रहे हो, कब कर रहे हो? हम तो सोच रहे थे यही जैन रिट्रीट होगी। अरे जैन रिट्रीट की पात्रता थोड़ी अर्जित करो, यहाँ की थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियों को जो है उसको झेलना चालू करो, तभी तो जैन रिट्रीट की पात्रता अर्जित कर पाओगे। कैसे अर्जित कर पाओगे जैन रिट्रीट की पात्रता? कैसे निमंत्रण देंगे हम तुमको जैन रिट्रीट में आने का? अपनी पात्रता तो साबित करो, अपनी पात्रता साबित करोगे तभी तो बुलाएंगे। लिमिटेड लोगों को ही बुलाएंगे, वहाँ भीड़ भाड़ को नहीं बुलाने वाले हैं। कोई भी मुंह उठाया और चला आया कि चलो वहाँ पर रिट्रीट घूम फिर के आते हैं। तो पात्रता को विकसित करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है? जी नहीं। हाँ, जल्दी पूछो और जोर से पूछो। पूछो। प्रणाम स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन यह है कि जो कॉस्मिक जोन होते हैं, जैसे हिमालय है, गिरनार है, समेत शिखर है, तो क्या वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन रहते हैं? क्या ऊर्जाएं वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी की सब होती है? ऊर्जाओं का ही काम होता है। और साधक को क्या बेनिफिट होता है वहाँ साधना करने से? ये जो है, जब हम यहाँ नहीं आए थे इस रिजॉर्ट में, इसकी फ्रिक्वेंसीज अलग थी। अब हम यहाँ पर, यहाँ की फ्रिक्वेंसीज अलग हो चुकी हैं। हुई हैं या नहीं हुई हैं? जो शुरू से महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो कम दिनों से वो भी महसूस कर रहे होंगे। जो शुरू से आए हैं वो बताना। जो जब यहाँ 2 दिन के लिए हम दूसरे रिजॉर्ट में ठहरे थे और यहाँ पर जो हम यहाँ आते थे, यहाँ पर वो भरा पड़ा था, और फिर अपना तब की एनर्जी देखो, फिर वहाँ पर कैसे कैसी एनर्जी हुई है।
वो एक साधिका कह रही थी कि यहाँ तो मामला जम नहीं रहा है, यहाँ की एनर्जीज नहीं जम रही हैं। वो हमारे साथ में शुरू से थी। हमने कहा कि पिछली वाली रिट्रीट का बहुत अच्छा था, तो हमने समझाया कि पिछली रिट्रीट में आप कब आई थी? बोले हाँ 1 आध महीने बाद आई थी। 1 महीने वाले फेज़ में क्या हुआ था आपको कुछ पता है? वहाँ होटल लिया था, तो वहाँ जिन्होंने शुरू में आए थे साधक, उन्होंने मिलके उनके साथ मिल करके वहाँ रह करके फिर एनर्जी बिल्ड करी थी। आपको तो वहाँ बना बनाया मिला था, अब यहाँ शुरू से हैं। तो अब जो है कुछ दिनों बाद बोला नहीं अब अच्छा लग रहा है, अब ऐसा हो गया, नहीं अब एनर्जी सेटल हो गई हैं, अब एनर्जीज फील हो रही हैं, अब ऐसा हो रहा है। तो भाई एनर्जीज तो खुद बिल्ड करनी पड़ती है ना। तो ऐसा ही तो गिरनार और वहाँ पर जो है यदि साधक हमेशा से रहते आएंगे, साधना करते रहेंगे, वहाँ सिद्ध होंगे, है ना। साधना रहे साधक आएंगे और सिद्ध बनेंगे वहाँ पर, तो एनर्जीज वहाँ वो पिएंगे नहीं, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की आबोहवा, वहाँ के पत्थर, वहाँ की वो एनर्जी को पी नहीं जाएंगे। कहीं बुद्धत्व की घटना घटेगी, कहीं कुछ घटेगा, बुद्ध पुरुष रहेंगे, साधक रहेंगे, तो वो डिवाइन एनर्जीज को वहाँ पर शक नहीं करेंगे कि वहाँ की चीज़ें, वहाँ आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बनेगा। आप जो है किसी होटल में जाते हो और कमरा लेते हो, जब आप पहुँचते हो तो लगता है अरे ये कहाँ आ गया, बड़ा अटपटा सा है ना, वो वाली बात नहीं आती। और फिर थोड़े घंटे 2 घंटा होता है तो थोड़ा ठीक लगने लगता है। अगले दिन 1 रात बीत जाती है, थोड़ा ठीक लगने लगता है। यदि होटल में आप ज़्यादा दिन रह रहे हो, 5-7 दिन हो जाते हैं, 3 दिन क्रॉस हो जाते हैं, तो तब तो ऐसा लगता है हाँ सेटल हो गए, यहाँ पर ठीक हो गया। वो एनर्जीज़ कैसे ठीक हो रही हैं? आपकी एनर्जीज़ और वो दीवालों की एनर्जीज़, वो जो वस्तुओं की एनर्जीज़ धीरे धीरे मैच होने लगती हैं। आप अपनी एनर्जी उन्हें देते हैं, आप उन्हें अपनी एनर्जी देते हैं, तब वहाँ का माहौल बनने लगता है। जैसे देशी भाषा में बोले ना, तो वहाँ माहौल बनने लगता है। तो वही है कि जब वहाँ पर रहते हैं तो माहौल बनता है। किसी भी ऐसी जगह पर, गिरनार में साधक लगातार रहते हैं, सिद्ध रहते हैं, आते हैं जाते हैं। हिमालय के कुछ पर्टिकुलर जोन्स में, पूरे हिमालय में तो, हिमालय तो बहुत बड़ा है, उसमें तो गांव शहर सब कुछ है, उसमें तो हजारों हजार गांव हैं, हाँ, सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े शहर हैं हिमालय के ऊपर में तो, हजारों हजार कस्बे हैं उसके ऊपर में। गांव तो लाख में होंगे, इतना बड़ा, 1650 कुछ किलोमीटर लंबा है हिमालय। और कहीं पे विड्थ 50 किलोमीटर है, कहीं 60 किलोमीटर है, कहीं 30 किलोमीटर है, कहीं 100 किलोमीटर विड्थ है। कितना बड़ा है हिमालय, लाखों तो उसमें पर्वत है। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर जोन्स जहाँ पर साधक ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर वो एनर्जी ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग साधक रहे हैं, सिद्ध रहे हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, अमरकंटक है, वो अरुणाचल पर्वत है, तिरुवन्नामलाई है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। वहाँ पर एनर्जीज रहती हैं क्योंकि वहाँ पहले साधनाएं हुई हैं, सपोर्ट सिस्टम काम करता है। लेकिन वहाँ पर अलग अलग किस्म के इन्फ्लुएंसेस भी रहते हैं, फिर अलग अलग किस्म के अखाड़े, ये वो अलग अलग किस्म के चिंतन, वहाँ कर्मकांडी लोग, ये लोग वो लोग रहेंगे, तो वो एनर्जीज वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेंगी। अलग अलग किस्म की साधना वाली स्थितियाँ हैं। इसलिए जो है हम ये उसके पास में भी कर रहे हैं और थोड़ा डिस्टेंस भी रख रहे हैं, वहाँ जा भी रहे हैं लेकिन कभी कभी जा रहे हैं, दोनों को मैनेज कर रहे हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर अब जैसे हमने अपना एक जोन डेवलप कर लिया है, आसपास ढूंढा कि आसपास कोई घर तो नहीं है, आसपास में कोई घर वर नहीं है, कोई भी घर या प्रॉपर्टी यहाँ से दूर है, थोड़े एकांत में बैठे हैं, है ना, पेड़ पौधे हरियाली हो और वो अपना वह सब दूर हो, ताकि हम अपनी एनर्जी बिल्ड कर सकें। हम कुछ नया काम कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों का भी सहारा रहेगा। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम तो यहाँ सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है, वो तो विचार करना ही नहीं, यहाँ पर सीधा जुड़ा होता है। यहाँ बस अपनी पात्रता को बनाए रखना, अपने आप को खुला रखना उन एनर्जीज के लिए। खुला नहीं रखोगे, बंद रखोगे तो फिर यहाँ पर ठहरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी फ्लोज यहाँ पर बड़े अलग किस्म के एनर्जी फ्लोज हैं और काफ़ी हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर रिलेट है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम डायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। जब भी ये रिट्रीट्स होंगे, ये साधना शिविर होंगे, वो उनका सीधा जोड़ यहाँ पे बनता है। तो अपने आप को खुला रखना,
नहीं तो संशय पैदा होने लगेंगे, गड़बड़ियाँ पैदा होने, क्योंकि यहाँ पर तप जो है बहुत जल्दी पैदा होगा, ट्रांजिट पीरियड जल्दी घटेगा। ऐसी बेचैनी और ये जो है एनलाइटनमेंट के पहले ये सब घटता है, इसके बगैर एनलाइटनमेंट नहीं होता। बहुत हलचल मचेगी, समझ लेना कि सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस समय साधना को और डीप ले जाने की जरूरत है, साधना से भागने की जरूरत नहीं है। इसकी तो प्रतीक्षा में जन्मों जन्मों तक भटके हो कि कभी यह ट्रांजिट पीरियड आएगा, कभी रूपांतरण का काल आएगा, जन्मों जन्मों इसी के लिए तो भटके हो और वो आ गया और भाग रहे हो। कुछ लोग भाग जाते छोटी मोटी शिकायतें करके कि नहीं ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, जबकि ट्रांजिट पीरियड हो रहा था। जन्मों जन्मों बाद उस जगह पे पहुंचे और वो अनुकूलता बनने लगी और जो है शिकायत पैदा होने लग गई। जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और जन्मों जन्मों भटको भटको, 1000 जन्म लो, लाख जन्म लो, करोड़ जन्म लो, अस्तित्व में कोई कमी नहीं है। हमेशा जन्म दिया जाएगा, हमेशा स्कूल का बस्ता दिया जाएगा। और कोई प्रश्न है? प्रणाम बाबा। भीतर एक कंटिन्यूस डर सा बना रहता है। जोर से पूछिए। हाँ, भीतर कंटिन्यूस एक डर सा बना रहता है बाबा, और कुछ जैसे निकलना चाहता है ऐसा लग रहा है। यही तो है साधना, और क्या है कि डर बना रहता है, डर बना रहेगा। डर बना है तो डर का तो पूरा समझाया अभी हमने। और भीतर से कुछ निकलना चाहता है। हाँ। निकलना चाहता है तो उसको निकालो ना, कैथारसिस करो, जिब्रिश करो। रो, रुदन फूटता है तो रो, फूट फूट के रो, फूट फूट के रो, बिलक बिलक के रो, बच्चों जैसे रो, हाथ पटक पटक के रो। यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब वो खाली पड़ा है ना, अपने मेडिटेशन वाली जगह गद्दे बिछे हैं, लेट जाओ पेट के बल में, बिलक बिलक के चीख चीख के रो, हाथ पटक पटक के रो। इतने झूले पड़े हैं इधर, वो किसी कोने किनारे में कहीं भी बैठ जाओ, रोते रहो, बिलकते रहो। हंसी फूटती है, हंसो, जोर जोर से हंसो, कोई पागल नहीं बोलेगा यहाँ पर। निकलना चाहता है निकलने दो ना। रोना तो वैसे ही बहुत आता है बाबा। रोना तो बहुत आता है। हाँ तो रोना चाहिए ना, क्यों नहीं रोते, क्यों नहीं रोते? यहाँ 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 क्या कमी है रोने में? यहाँ कौन सी तकलीफ है रोने में? कौन से माहौल की कमी नहीं है? रो यहाँ पर, कोई बीच में बाधा नहीं डालेगा, कोई नहीं बोलेगा अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्या तकलीफ है। ऐसी बेवकूफ़ी यहाँ पे कोई नहीं करेगा। जो रो रहे हो तो चुपचाप रोने दिया जाएगा, बिलक बिलक के रो। और कोई भी उल्टा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा बहुत अच्छा घट रहा है, मेरे साथ कब घटेगा। वो देख करके दूसरों को यही लगेगा कि अरे इनके साथ बहुत अच्छा घट रहा है, मेरे साथ कब घटेगा, मेरे को क्यों नहीं रोना आ रहा है, इनको रोना आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। फूट फूट के रो, बिलक बिलक के रो, घंटों रो, क्या 10-5 मिनट का रोना, घंटों रो, निकलने दो। क्लिनजिंग करो, क्लिनजिंग तो खुद को ही करनी है। जो निकलना चाहता है निकाल के बाहर फेंको उसको, क्यों अटका के रखे हो? खुद ही तो अटकाया है सब कुछ, अटकाया है तो अटके हो, क्योंकि कुछ चीज़ अटकाने में हम खुद ही अटक जाते हैं। निकाल बाहर फेंको। अरे जो अर्जन है उसका उत्सर्जन करना पड़ेगा ना, जो खाया है उसको निकालना पड़ता है, नहीं निकालोगे तो बीमार रहोगे। जो खाया निकालना पड़ता है, डाइजेशन ठीक होना चाहिए, खाओ और निकालो। अब जो भी चीज़ अर्जित करी निकालना पड़ेगा ना, जो भी कष्ट तकलीफ जो भी झेले हैं जन्मों जन्मों में, जो भी घटनाएं करी हैं, जो भी धारणाएं बनाई हैं, जो भी ज्ञान बटोरा है या जो कुछ भी है उसको निकालना पड़ेगा ना। जो भी अर्जित किया है किसी भी डायमेंशन, किसी भी आयाम में, कहीं भी जीवन के किसी भी आयाम में कुछ भी अर्जित किया है, सब निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। सबका निष्कासन होना चाहिए। अर्जन के साथ में उत्सर्जन जरूरी है। पेट साफ रखो, पेट साफ रखोगे तभी मुक्ति मिलेगी, है ना। तो मन को भी पूरा साफ करना पड़ेगा। मन में भर लिया है ना कूड़ा कचरा, जो भी बटोरा है ना मन में, सब कूड़ा कचरा है। जो भी अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। मन में जो भी बटोरा है सब कूड़ा कचरा है। सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, ये वो, अच्छा बुरा, सब एवरीथिंग जो भी है सब कूड़ा कचरा है। बाहर निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। पागलपन जो आएगा ना ट्रांजिट पीरियड में, पागलपन क्या है? पूरा जो गार्बेज है वो विचारों का, ज्ञान का, ज्ञान, सड़ा हुआ ज्ञान, वो सड़ा हुआ ज्ञान जो है वो बाहर निकलना चाहता है। वही सड़ा हुआ ज्ञान क्या बोलेगा? यहाँ गड़बड़ है जी, रिट्रीट में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है,
फलाना नहीं है, कंप्लेंट्स, शिकायतें। हाँ, वो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी करते हैं। कंप्लेंट को जी रहे होंगे, कंप्लेंट को जी रहे हैं तो आत्महानि कर रहे हैं। वो यहाँ की क्या हानि कर रहे हैं? आत्महानि कर रहे हैं। मन को मजबूत कर रहे हैं, मन को विड्रा करना है, मन अपना आलम्बन ढूंढ रहा है। मन तो यहाँ भी मौका ढूंढेगा ना। तो जो हो रहा है घटने तो क्लिंजिंग होने दो। अभी रोना फूट रहा है ना, तो रोना निकालो, यहाँ कोई मना नहीं करेगा। आइडियल प्लेस है, आइडियल प्लेस पर हो, रो सकते हो, यहाँ पर घंटों रो सकते हो। इस परिसर के अंदर में अभी यहाँ रो चीखोगे चिल्लाओगे भी तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, और डे टाइम में तो और भी नहीं। रात में तो थोड़ा है कि बस इतना चिल्लाओ कि थोड़ा 100 मीटर 50 मीटर तक आवाज़ जाए तो ठीक है। डे टाइम में तो ज़्यादा भी चिल्लाओगे तो दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। एकांत में है हम लोग। ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें।